हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज हमारा जो आर्टिकल है द हिंदू का फुल सर्कल। कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज अ मस्ट टू इंश्योर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो राइटर यहाँ कहते हैं कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या करना जरूरी है? कटिंग फ्यूल टैक्सेस। अब देखते हैं डिटेल में। एज द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी मार्क्स द 8th एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's government, retail inflation has accelerated close to the 8.3 level 3% level last seen in May 2014. सो अभी 8 सालों में के हाई पे है अभी हमारा इन्फ्लेशन रेट 8.3% का। फुल सर्कल इसका आर्टिकल का टाइटल रखा है। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल पूरे किए हैं अपने गवर्नमेंट के, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है जब उन्होंने शुरू किया था मई 2014 में, तब लगभग इसी लेवल पे था और आज फिर से ये 8.3% पे है व्हेन मिस्टर मोदी अज्यूम्ड ऑफिस इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। सो मई 2014 में उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था और तब लगभग इतना था और अब फिर से 8.3% लेवल पे है। फॉर अ गवर्नमेंट दैट प्राइडेड इटसेल्फ ऑन इट्स इन्फ्लेशन taming successes in the first 5 years, a combination of factors including the COVID-19 pandemic, high crude oil prices, and now the war in Ukraine have created a perfect storm that sent the consumer price index based inflation racing to a 95-month high of 7.79% in April. ओके, अब यहाँ पे कुछ एक देखते हैं वर्ड्स, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जितने मैं वर्ड्स इसमें डिस्कस करती हूँ उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, तो आई ट्राई कि शॉर्ट में सबको देखते चलेंगे। सो एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ जाना, है ना। व्हेन अज्यूम्ड ऑफिस, यहाँ पे कहते प्राइडेड इटसेल्फ मतलब ये अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे कि 2014 के बाद जब इन्फ्लेशन को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, टेम कर लिया था, मतलब कंट्रोल कर लिया था। शुरू के 5 सालों में इन्होंने इसको कंट्रोल किया था तो गौरवान्वित महसूस करते थे। लेकिन आज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, आज कौन कौन सा फैक्टर? कोविड 19, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कीमतें हैं तेल की, और यूक्रेन में जो वार है इसने ऐसा क्रिएट कर दिया है एनवायरनमेंट कि अभी 95 मंथ हाई पे है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होती है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों की बात कर लेते हैं क्योंकि इसको भी समझना जरूरी है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये कैसे कैलकुलेट करता है? प्राइसेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर इन द मार्केट। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो है वो बेस्ड है मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जो प्राइस पे करते हैं मार्केट में, और जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो होता है एवरेज प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर। सो नाम से ही पता चल रहा है। सो WPI हो गया होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स, ये जो प्राइस पे करते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया जो कंज्यूमर करता है मार्केट में शॉपकीपर को। तो ये रघुराम राजन जब RBI के गवर्नर थे तो इन्होंने चेंज किया। उसके पहले जो आपका इन्फ्लेशन था वो WPI बेस्ड था। आप यहाँ पे इस आर्टिकल में देख रहे हो ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। आज की डेट में ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बेस्ड है। WPI था तो उनका, रघुराम राजन का कहना था कि ये तो जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर पे करते हैं उसको दिखाता है, और CPI दिखाता है एक्चुअली जो कंज्यूमर पे करता है। तो इन्फ्लेशन को मापने के लिए ये ज्यादा एप्ट है। सो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा WPI का, CPI का और इन्फ्लेशन किससे। ऐसा भी सवाल कई बार आ सकता है आपको एग्जाम में कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो किस पे बेस्ड है, CPI पे या WPI पे। ठीक है। Food and fuel were the biggest culprits, fanning last month's furious pace of price gains that seem unabating. अब यहाँ पे देखो, biggest culprits मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेवार यही है, जो सबसे बड़े कहेंगे वजह है वही कौन है? फूड और फ्यूल है। फैनिंग लास्ट मंथ्स फ्यूरियस पेस ऑफ प्राइस गेन्स दैट सीम्स अनअबेटिंग। अनअबेटिंग मतलब कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और खराब होती जा रही है स्थिति। फैनिंग, फैन तो आपको पता ही है, पंखा जो हम गर्मियों में चलाते हैं हवा के लिए। सो फैन जब हम पंखा कहते हैं तब ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे
वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और तब क्या कहते हैं, हवा देना किसी चीज को। और ज्यादातर ये इस तरह से यूज होता है कि कोई खराब स्थिति है उसको और वर्स बनाना। सो फैनिंग लास्ट मंथ्स फ्यूरियस पेस ऑफ प्राइस गेन्स, जो पहले ही प्राइसेस बढ़े हुए थे उसको और हवा दे दिया और बढ़ा दिया। इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो कि मान लो कोई गुस्से में है तो बोलो अभी कुछ मत बोलो, डोंट फैन हिज एंगर, और उसके गुस्से को मत बढ़ाओ। Food inflation, as measured by the Consumer Food Price Index, quickened to a 17-month high of 8.38% last month, with rural consumers experiencing it at 8.5%, a pace that was 41 basis points faster than that experienced by their urban counterparts. अब देखो इसमें जो सीपीआई में आइटम्स कवर्ड होते हैं ना, वो रूरल बास्केट और अर्बन बास्केट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे रूरल कंज्यूमर्स की बात कर रहा है कि सीएफपीआई 17 मंथ हाई पे था 8.38%, और उसमें से रूरल कंज्यूमर्स जो का पार्ट था वो 8.5% था। ठीक है। 10 of the 12 items in the food and beverages basket of the overall CPI registered sequential acceleration as well. Of concern are the prices of cereals and products, which constitute almost a tenth of the CPI and account for the key staples of wheat and rice that are essential for ensuring food security. कहता है कंसर्न की बात ये है, चिंता की बात, जो मेन अनाज, सीरियल्स मतलब अनाज, ग्रेन्स, तो ऐसे ग्रेन्स और प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं जो लगभग 10वां हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीपीआई का, एंड अकाउंट फॉर द की स्टेपल्स ऑफ व्हीट एंड राइस, जो कि इसेंशियल है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। Inflation in cereals accelerated by more than 100 basis points to 5.96% last month. So पिछले मंथ की अगर बात करें तो अनाज में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स, अनाज के इन्फ्लेशन में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई, और ये 5.96% पे है। With both output and government procurement of wheat set to be lower than estimated earlier, and exporters seeking to corner a greater share of the crop to tap the recent surge in global demand for the grain, domestic prices have already hardened and could pose a challenge to household budgets in the coming months. अब देखो यहाँ पे जो मेन बात कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो ऑलरेडी बढ़ गए। हार्डन मतलब बढ़ जाना। प्राइस के मामले में सर्ज देखो, हमने देखा बढ़ना, सोर, SOAR सोर होता है वो भी बढ़ना, हार्डेंड प्राइसेस के सेंस में होता है बढ़ना। अदरवाइज हम किसी व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं कि वो मान लो एक ही काम कर करके इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया है, या इतना ज्यादा उस काम को सीख गया है कि अब तो वो आंख बंद करके भी कर सकता है। सो अलग अलग सेंस में यूज हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस जो ग्रेन का है वो ऑलरेडी बढ़ गया है। क्यों? रीजन जो है वो आपको यहाँ पे बताया, और रीजन क्या बताया है? दो। पहला कहता है कि जो आउटपुट है ग्रेन्स का और जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है गेहूं का, वो दोनों जितना सोचा गया था, जितना एस्टिमेट किया गया था उससे कम है। पहला कारण ये। दूसरा, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉर्नर करके रख दे रहे हैं, ग्रेटर शेयर मतलब किनारे करके रख दे रहे हैं क्रॉप के, जो वीट के एक अच्छे खासे हिस्से को। किस लिए? टू टैप द रिसेंट सर्ज इन ग्लोबल डिमांड फॉर द ग्रेन। क्यों? उनको पता, सर्ज मतलब अगेन बढ़ना। उनको पता है कि जो ग्लोबल डिमांड है, पूरी दुनिया में इसका डिमांड जो है वो बढ़ा है, तो अभी जब वो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो फिर वो हमारे यहाँ नहीं निकालेंगे अनाज, एक बड़ा हिस्सा वो किनारे करके रख दे रहे हैं। इसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं। एडिबल ऑयल इज अनदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड बास्केट मेरिटिंग क्लोज मॉनिटरिंग ऑन द प्राइसेस फ्रंट। कहता है कि अनाज के अलावा एडिबल ऑयल भी एक फूड बास्केट में एक अनदर कंस्टिट्यूट है जिसको कि क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है प्राइस फ्रंट पे। While inflation in the price of the cooking medium slowed by 151 basis points from March, the pace was still a dizzying 17.2%, with the sequential rate also a sizable 2.52%. कहता है कि जो कुकिंग मीडियम है उसमें तो गिरावट आई है वैसे 151 बेसिस पॉइंट्स की, लेकिन अभी भी ये 17.28% पे है, विद द सिक्वेंशियल रेट ऑल्सो अ साइजेबल 2.52%. सिक्वेंशियल क्या होता है? लगातार, कंसेक्यूटिव. With the war in Ukraine having shut the tap on sunflower oil supplies from the largest global source of the commodity, unless Indonesia rescinds its ban on palm oil exports in the near future,
the immediate outlook for edible oil prices is far from reassuring. कहता है कि यूक्रेन में वार होने की वजह से जो सनफ्लावर ऑयल आता था लार्जेस्ट ग्लोबल सोर्स से, वो हमारा बंद हो गया है। तो अब अगर इंडोनेशिया रिसिंस मीन्स रद्द करना, कैंसिल करना। सो अनलेस अगर इंडोनेशिया जो इसने बैन लगाया हुआ है पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पे, ये अगर कैंसिल नहीं करता है उस बैन को, तो हमें इमीडिएट आउटलुक जो है एडिबल ऑयल प्राइसेस का, वो भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कम होगा। Ultimately, though, with inflation now having turned far more broad-based and logging a strident pace in excess of 8% for 4 of the 6 subgroups in the CPI, policymakers have their task cut out. While the RBI must continue to tighten monetary policy in order to protect the vast majority who have no hedge against inflation, the pass-through of high oil costs reflected in double-digit price gains in the transport and fuel and light categories leaves the government with little option but to cut fuel taxes if it is serious about taming inflation so as to ensure overall macroeconomic stability. अब ये देखो, ये सेंटेंस बहुत लंबा है, इससे आपको घबराना नहीं है, इसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ो, है ना। कहता है कि while the RBI must continue to tighten monetary policy, so देखा होगा आपने कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू 2-2 महीने पे होता है, लेकिन बीच में इन्होंने किया, जिस समय वक्त मतलब अप्रैल के पहले हफ्ते में हुआ था, जून में फिर होना था, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली किया और इन्होंने रेपो रेट और अपना करेंट CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया था। उस पर भी हम लोगों ने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो कहता है कि RBI को कंटिन्यू करना चाहिए टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि प्रोटेक्ट हो सके वास्ट मेजोरिटी who have no hedge against inflation. The pass-through of high oil cost reflected in double-digit price gains in the transport and fuel and light categories. कहता है ये सब के बाद leaves the government with little option but to cut fuel taxes. So government के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, so उसको fuel taxes कट करने ही होंगे अगर if it is serious about taming inflation, अगर ये सीरियस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। कुछ शब्द देखे हमने, WPI और CPI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखा कि आज की डेट में जो हमारा इन्फ्लेशन है CPI बेस्ड है, पहले WPI बेस्ड था, और फर्क क्या है WPI और CPI में, क्यों ज्यादा लॉजिकल है इसको CPI से लिंक करना। रिसेंड, सो आप देख रहे हो रिसेंड मीन्स कैंसिल करना। सो ये सब काफी अच्छे वर्ड्स हैं, आपको याद रखने चाहिए। एग्जामिनेशन में जो आपको पैसेज आता है वो भी कमोबेश इसी के यही सब वर्ड्स आते हैं। देखो यहाँ स्ट्राइडेंट कल ही परसों के आर्टिकल में भी था। तो अगर आप लगातार ये सीरीज फॉलो कर रहे हो, वेरी सून यू विल फाइंड दैट बहुत कम नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट इंग्लिश के। सो यहाँ पे आप 5 फिल अप द ब्लैंक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए आर्टिकल में वो हैं, इनमें से ही कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे होगा। आज मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखें आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, और फिर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विद iExamB यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 50% फास्टर कर सकते हैं iExamB के साथ। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9205524028। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।